students, Meenakshi Sinha is here. In previous video, I was dealing with the law of motion. First law of motion क्या था? First law of motion is also known as the law of motion, the Newton's law of motion. As per the first law, a body which is in stationary will remain always stationary, and if it is in moving position, then it will remain in moving position. The position of that body can be changed only after the application of the unbalanced force. अगर उसकी इसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तभी उसकी बॉडी की सिचुएशन चेंज हो सकती है. ये है लॉ ऑफ पहला मोशन का. हर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके रहना चाहती है. फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ है कि अप्लाइड फोर्स कितना उसके अंदर एक्सलेशन पैदा करेगा, बॉडी के अंदर कितना रेट होगा, वो डिपेंड करता है. अप्लाइड फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड्स अपॉन, जो जितना ज़्यादा हैवी बॉडी होगी उसके ऊपर उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. दिस अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the weight of the body and also proportional to the rate of change of the body, rate of change of the velocity. It means acceleration, whatever it is. ये this is the second. अच्छा, सेकेंड लॉ को इसको भी इस तरह से भी कर सकते हैं, because this is the acceleration, so that in joining way we can say F is equal to m into a. K constant ले लेते हैं. K is the constant depend upon the medium in which the body is situated. एयर के लिए K की वैल्यू, अगर ये काम एयर में हो रहा है तो K की वैल्यू 1 मानी जाती है. इन एयर वी हैव टू यूज दिस डायरेक्ट फॉर्मूला m into a, because K is stated to be 1. K को 1 माना जाता है. अब इसी को हम और रूप में कर सकते हैं. That is m is the body mass of the body, a is the acceleration. Acceleration means before application of the force on the body was moving with the velocity u, and after application the force, the body is going to be receiving the velocity v. If v is greater than v, we have to v is greater than v u, then it means a will be equal to v minus u by t. आफ्टर द इंटरवल ऑफ t सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये हो गया, जिसको a कहेंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन t. अब इसको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस m इंटू यू अपॉन t. तो अब ये mu क्या कहलाती है? mu m मल्टीपल ऑफ मास एंड वेलोसिटी फॉर अ मूवमेंट में, एक मूवमेंट पे उसके द्रव्यमान और वेलोसिटी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज इम्पल्स और मोमेंटम. दिस इज नोन एज मोमेंटम. दिस इज नोन एज मोमेंटम. अब ये मोमेंटम जो है वो क्या होता है? वेलोसिटी का. पहले वो बाद का मोमेंटम ये है और पहले का मोमेंटम कितना है? m. ठीक है, ठीक है. अब इनका चेंज को इम्पल्स कह देते हैं. इनके डिफरेंस को, मोमेंटम के डिफरेंस को क्या कहते हैं? इम्पल्स. आई. इम्पल्स मीन्स एम वी माइनस एम यू, और वी कैसे एम वी को कहेंगे, इसको P1 मान लीजिए, इसको P2 मान लीजिए, पहले वाला P1 मान लीजिए, सॉरी दिस इज P2 मान लीजिए, तो हम P2 माइनस P1 भी कह सकते हैं. ये P1 P2 क्या है? मोमेंटम. P1 मोमेंटम सेकेंड पोजीशन में आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और P1 मोमेंटम बिफोर अप्लाइंग द फोर्स. तो चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स. चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स. ठीक है, तो बस यही फर्क है, ये याद रखिए. mv इज मोमेंटम. बच्चे भूल जाते हैं इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ. mv इज मोमेंटम multiple of velocity and mass. पर change in velocity होने के बाद momentum get change. वो change जो होता है that is known as impulse. That is known as impulse. So we can say here this is in this f is equal to rate of change. This is delta p. This is rate of change of the momentum is
force is the rate of change is directly proportional to the rate of change of the momentum. ओके, ये आपके सेकेंड लॉ हो गया. और अब इम्पल्स और उसमें क्या रिलेशन होगा? द रिलेशन बिटवीन इम्पल्स is equal to v minus mq. This is impulse. ठीक है ना? This is impulse I. अब देखें, this is, it means I impulse is equal to delta p, change in momentum. Okay. Now what is the relation between force and impulse? Force and impulse. अब फोर्स एंड इंपल्स में डिफरेंस देख रहे हैं. अब फोर्स क्या चीज है? देखिए, फोर्स है F इज इक्वल टू इम्पल्स अपॉन टाइम. ओके, और इम्पल्स को क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ इम्पल्स ओवर टाइम. इसको इम्पल्स लिख सकते हैं. डेल्टा पी इज इम्पल्स, तो I upon t. It means some way. It means we can say impulse is change of momentum. Change of momentum. Okay, or rate of change of momentum is force. Rate of change of momentum is force. Okay, rate of change of momentum is force. बस this is to be always in your mind. अब आपको एक चीज और बताएंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन is this, that every reaction has the reverse एक्शन के रिवर्स में रिएक्शन होता है, यानी बैलेंस फोर्स होते हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो सब चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है. एग्जाम्पल के लिए, जैसे सपोज हम जब बंदूक मारते हैं, गोली मारते हैं, गोली बड़ी तेज़ी से आगे जाती है और जब वो प्रेशर मारते हैं पीछे की तरफ हमें धक्का लगता है. हर रिएक्शन के अगेंस्ट उल्टा डायरेक्शन में एक्शन होता है. अब अगर ऐसा ना होता तो आपका जीना मुश्किल हो जाता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रेत के ऊपर चल रहे हैं, यू आर मूविंग ऑन द सैंड, तो सैंड क्या होती है? जैसे आपने प्रेशर मारा, फर्श पे चलते हो, आप जोर लगाते हो, फर्श पे जोर लगाते हो, फर्श आपके पैर पे जोर लगाते हो और आप आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज एक्शन रिएक्शन ने एक दूसरे को न्यूट्रल किया और आप आगे बढ़ते हैं. आपने नीचे की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगाया, उसने ऊपर की तरफ लगाया. लेकिन अगर आपका रेत बढ़ जाए, इफ सैंड इज देयर ऑन द ग्राउंड, देन इफ यू प्रोड्यूस द फोर्स ऑन द ग्राउंड, तो रेत क्या हो जाएगी? दैट विल शिफ्टेड, वो पूरी खिसक जाएगी और वो आपके पैर पे बल नहीं लगाएगी और आपका जो बल है वो नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर आपकी तरफ नहीं लगेगा, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा. ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली बात है. इसी तरह से एक चीज़ और है, बॉल को आप फेंक दिए, ज़मीन पे मारिए, बॉल ऊपर उछल जाती है. क्यों उछलती है? आपने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, बॉल बड़ी फोर्स से अर्थ पे टकराई, उसने जोर नीचे की तरफ लगाया डाउनवर्ड में, और अर्थ ने उसको रिवर्स वापस किया. तो अगर वो ना होता वो पीछे वाला, तो बॉल उसके अंदर घुस जाती. वो बराबर इक्वल थे, तभी ये वापस चली गई. ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स आपको लेट के रखनी है. एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, एक्सेलरेशन और दो हम आपको ग्राफ बताएंगे, एक एक्सेलरेशन का और मास का. F इजिकल टू, देखिए F इजिकल टू m इंटू ए होता है.
इसमें दो हम ग्राफ खींचना चाहते हैं. We are going to draw two graph between force and acceleration and force and mass, द्रव्यमान, वेट. ठीक है. अब आप इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको उस ग्राफ से देख के ही आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या होना चाहिए. मैं जो आपको पढ़ाती हूँ वो बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाती हूँ जैसे स्कूल में पढ़ाती हूँ. तो आप मुझे ज़्यादा मॉडिफाइड टीचर ना समझे, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर देती हूँ. ये देखिए, ये सपोज F इजिकल टू m इंटू है. दो ग्राफ खींचने हैं, एक फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन. यहाँ एक्सेलरेशन कर रहे हैं, या एक्सेलरेशन करते हैं, या फोर्स करते हैं. F इजिकल टू एम ए. इसका मतलब क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो आप जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करोगे तो क्या होगा? जैसे ही आप फोर्स बढ़ाओगे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाओगे एक्सेलरेशन बढ़ेगा. और एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो लगातार, तो एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा. तो इसलिए इसका ग्राफ कैसा आएगा? ये चीज, दिस विल बी नोन एज F इजिकल टू एम बी को कर रहे हैं. ठीक है. अब दूसरा ग्राफ अगर खींचते हैं सपोज उल्टा, एक्सेलरेशन और वेट m, इसका वर्सेस. अब ये कैसे आएगा? सोचिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए को लिखेंगे F अपॉन m. ठीक है ना? F अपॉन m. इसका मतलब ये हुआ A बढ़ेगा तो m घटेगा, m बढ़ेगा तो A घटेगा. m जैसे से बढ़ेगा, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है. तो m बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा, एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे m में घटेगा. यानी अगर आप एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हो एक बॉडी पर और उसको वेट बढ़ा रहे हो लगातार, तो वेट बढ़ने से उसका फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, उसका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा. और अगर घटा रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा. तो ये किस तरह से बनेगा? ये इस तरह से बनेगा. सबसे पहले आपने कोई फोर्स बनाया, आपने यहाँ पे सबसे कम फोर्स, बॉडी वेट बहुत कम है, यहाँ पे 0. अब वेट बढ़ा तो एक्सेलरेशन उसका सबसे ज़्यादा होगा. वेट बढ़ाया, एक्सेलरेशन और कम, वेट बढ़ाया, एक्सेलरेशन और कम, वेट बढ़ाया, एक्सेलरेशन और कम. फोर्स नहीं चेंज कर रहे हैं, वेट बढ़ाया, एक्सेलरेशन और कम. ये कांस्टेंट एक एक्सेलरेशन, ये इस तरह से कर रहा है. ये कर्व इस तरह से आएगा. इसको देखिए, क्योंकि लगातार ये नीचे डाउनवर्ड चल जाएगा. ओके. वेट आप बढ़ा रहे हैं, उल्टा कीजिए इसका, वेट घटा रहे हैं, वेट घटा रहे हैं, यहाँ पे वेट ज़्यादा है यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन सबसे कम हो. और ये इस तरह से बढ़ेगा, ये इस तरह से, कि जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन, ये आपका ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन सपोज, और ये वेट है. मैक्सिमम वेट है, ये मैक्सिमम, यहाँ वेट है, मैक्सिमम वेट है, सॉरी ये उल्टा बना, ये बनेगा मैक्सिमम वेट, एक्सेलरेशन ज़्यादा. ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा. मैक्सिमम वेट है, एक्सेलरेशन सबसे कम, वेट कम हुआ, एक्सेलरेशन और ज़्यादा हो गया, वेट और कम हुआ, एक्सेलरेशन और ज़्यादा है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, वेट अगर 0 हो गया, सबसे ज़्यादा. ये इस तरह से बनेगा. ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. ओके. एक और लॉ है यहाँ पर, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ द एनर्जी. एनर्जी ये क्या चीज़ होती है, ये आप सीखिए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी. एनर्जी जो है, एज पर द साइंस, एनर्जी कांट बी प्रोड्यूस नॉर इट कैन डिस्ट्रॉय. एनर्जी कभी भी बर्बाद नहीं की जा सकती, ना उसे पैदा किया जा सकता है. इट रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी कहलाता है. इसके लिए हम आपके जो कोर्स में वही बताएंगे. एग्जाम्पल के लिए, कि जब कोई बहुत बड़ी बॉडी या एक्सीडेंट अगर होता है, एक ट्रक अगर किसी स्कूटी से टकराता है, ट्रक अपनी जगह ही रहता है, स्कूटी उछल के गिर जाती, कहीं और चली जाती है. उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है कि क्या होता है, कैसे होता है, ये बताएं. मान लीजिए एक M1 बॉडी है, M बॉडी है,
वो v1 u वेलोसिटी से चल रही है। एक दूसरी बॉडी है कैपिटल M वाली, वो ये u1 वाली स्पीड से चल रही है, ये u2 से। इसकी वेलोसिटी ये थी, दोनों की जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अब इसका इम्पल्स कितना हो, इसका जो मोमेंटम था कितना m इंटू यू, और इसका कितना था m इंटू वी, m इंटू u2। तो दोनों के टोटल p1 प्लस p2 कितने हुए, दैट इज m इंटू u1 प्लस m इंटू u2, कैपिटल M इंटू यू, ये हो गया। ठीक है। अब वो जब टकराते हैं तो इनकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, मास वही है। तो अब इसका p1 डैश कितना हो जाएगा, p1 डैश दिस विल बी टू m इंटू v1, और p2 डैश कितना हो जाएगा, कैपिटल M इंटू v2। अब जो इम्पल्स होंगे वो कितने कितने होंगे, p1 डैश प्लस p2 डैश, ओके। दिस विल बी इक्वल टू m इंटू v1 प्लस कैपिटल M इंटू v2, ये हो जाएगा। दिस विल रिमेन सेम आफ्टर और बिफोर। दोनों की वैल्यूज आपस में, एक की कम होगी तो दूसरे की बढ़ेगी, दूसरे की कम होगी एक की बढ़ेगी, दोनों के इम्पल्स का एडिशन आपस में बराबर होता है। इसको लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ संवेग संरक्षण करते, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ इम्पल्स, ओके, मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। तो इट मीन्स विल p1 प्लस p2 बिफोर कोलिजन, टक्कर के पहले, इट विल बी इक्वल टू p1 डैश प्लस p2 डैश आफ्टर कोलिजन। ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको इंग्लिश में कन्वर्जेशन लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं, हिंदी में संवेग संरक्षण की लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ संवेग संरक्षण का नियम, ओके। इसको याद रखिए, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी अगले इसमें, ओके। और एक चीज़ और बता दें आपको, इम्पल्स की यूनिट ऑफ इम्पल्स एंड यूनिट ऑफ मोमेंटम। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। तो m इज इक्वल टू मास किलोग्राम हो गया, v इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, km मीटर पर सेकेंड इज इम्पल्स, ये मोमेंटम हो गया। और इम्पल्स क्या रेट ऑफ चेंज है, उसकी भी इम्पल्स क्या रेट ऑफ चेंज है, तो संवेग इंटू टाइम हो गया, तो इसको आप इम्पल्स ये कहेंगे संवेग परिवर्तन, जितना कितने समय में कितना संवेग परिवर्तन हुआ, इसको संवेग, इसको डेल्टा पी कहेंगे, इसकी भी मात्रा e, ठीक है, सबकी मात्रा एक है, ओके। थैंक यू, गुड नाइट। आपको मजा आया होगा, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ठीक हिंदी तरीके से मैं आपको समझाती हूँ, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत समझाती हूँ। बच्चों को समझ में आना चाहिए अपनी लैंग्वेज में, जितनी अच्छी तरह समझ में आता है, दूसरों में नहीं आता है। मैं बिल्कुल इसी तरह पढ़ाती हूँ जैसे क्लास में पढ़ाती हूँ, मैं मॉडिफाइड नहीं हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ। बच्चों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेके आऊँगी। अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लगी हूँ, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एक से एक बढ़िया आपको क्वेश्चन कराऊँगी। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू।